हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिस इज़ मी पूनम एंड वेलकम टू अवर चैनल। एंड और आप सब होप सो बहुत अच्छे होंगे, घर की सफाइयाँ कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी क्लास लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। ओके गाइज, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन अनवांटेड होते हैं, मतलब जो ऐसे नहीं होते कि एग्ज़ाम में आने लायक है लेकिन फिर भी सीरीज़ में दे रखे होते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है, मैं उसको समझा दूंगी, लेकिन पढ़ना ना पढ़ना, याद करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू द पिक्चर्स एक्सप्रेस, यानी जो पिक्चर्स होती है, तस्वीरें क्या एक्सप्रेस करती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सब अपने आप आंसर ये कर सकते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन आंसर है, द पिक्चर एक्सप्रेस सो मैनी थिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। वन कैन गिव ए गुड डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिक्चर्स। यानी पिक्चर्स जो होती है वो इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड्स यानी नज़रिया होता है, वो एटीट्यूड नहीं जो हम वैसे समझते हैं एटीट्यूड, वो एटीट्यूड नहीं है ये। एटीट्यूड यानी नज़रिया, मतलब ये एक पिक्चर है, इमोशंस यानी भावनाएं, संवेदनाएं, एटीट्यूड ये सब व्यक्त करती हैं। कोई भी अगर हमको पिक्चर्स दिखा दी जाए, इन पिक्चर्स के ज़रिए कोई भी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा नरेशन, उसका मतलब पिक्चर का वर्णन कर सकता है। और इसका जो रीज़न है वो क्या है कि इस पिक्चर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रही है। हम कम्युनिकेट उसकी भावना को, उसकी फीलिंग यानी पिक्चर क्या कह रही है वो समझ सकते हैं। ठीक है, द रीजन इज़ ऑब्वियस, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रही है। और कम्युनिकेशन कैसी होती है, जब when the sender has a message to be communicated and has a purpose to communicate the message। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ लिया है, ये दो लाइनें दोनों क्लासें में आ चुकी हैं, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आपको बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज होना चाहिए जो हम कम्युनिकेट करें, और एक पर्पस, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी फाइंड इन दिस पिक्चर, और ये दोनों चीज़ें मिलती हैं पिक्चर्स में। ठीक है, कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू वेरियस मोड्स। कम्युनिकेशन कई तरह प्रकार से हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कुड बी थ्रू विजुअल एड्स एज इन द केस अबव, ये दृश्य साधनों के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि हमने पिक्चर के माध्यम में अभी अबव केस यानी जो ऊपर वाले केस में हमने देखा, तस्वीर वाली चीज़ थी। थ्रू वर्बल एक्सप्रेशंस, मौखिक रूप से, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। और थ्रू द गेस्चर्स, देखो ये जो वर्ड है ना गेस्चर, ये आपके लिए मे भी नया हो सकता है, वैसे आपने पढ़ा होगा। गेस्चर यानी हाव भाव, हाव भाव या फिर संकेतों से जो, हाव भाव या फिर संकेतों से जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं वो होता है गेस्चर। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे हम फेस टू फेस किससे बात कर रहे हैं तो हमारे हाथ भी यूज़ में आ रहे हैं, हम उसे एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, और कई बार इन सब का कंबाइन भी होता है। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट वही होता है। ठीक है, अगला कुछ उसके साथ क्या बोल रखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। अगर हमको कम्युनिकेशन प्रभावित इम्प्रेसिव बनानी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ चीज़ें दे रखी है नीचे, वो हमको पढ़नी है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंपल सी है। पहला है यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड द पीपल इन्वॉल्व इन इट, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली। जो हम मैसेज किसी को कन्वे कर रहे हैं, हमको वो कन्वे करने की स्किल भी आनी चाहिए। इसके अलावा वो अगला ही वाला समझे भी उस मैसेज को और उसके प्रति रिस्पॉन्स भी दे, तभी वो मैसेज, तभी वो कम्युनिकेशन सार्थक होगी ना। तो यही था इस क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पिक्चर क्या एक्सप्रेस करती है, तो हमको लिखना है कि पिक्चर्स इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड ये एक्सप्रेस करती है। कोई भी पिक्चर्स को देख के उसके बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन कर सकता है। और ये इसलिए है, उसका वर्णन इसलिए कर सकता है क्योंकि पिक्चर्स भी बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही है, और फिर बताना कि कम्युनिकेशन वो वाली चीज़ें वापस लिख देनी, कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है ये वो। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी। अगला क्वेश्चन है, गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं लगता मुझे तो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम अवर एग्जामिनेशन, बिकॉज देखो इसका जो आंसर लिख रखा है, आप पढ़ो तो इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ लिया। इसमें लिख रखा है कि हाँ बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी चाहिए, और इसके लिए एक लिस्ट बता रखी है उन्होंने, और कहा है कि बच्चे के बैकग्राउंड से, बच्चे के एनवायरनमेंट और उसके जो उसकी तत्कालीन जो आवश्यकताएं हैं
उनको वो डिस्क्राइब कर पाए, इसलिए हम एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फेसेस दे रहे हैं, जिससे कि जो लर्नर है वो यूज़फुल मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में उनका यूज़ करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर मैं बिल्कुल भी ये नहीं लिखने वाली, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ ना आप उनसे पोएम रिसाइटेशन करवाओ, लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए आप उनको भाषण दो, वो अच्छे से सुने, आप उनसे क्वेश्चन पुट अप करो, आप ताकि समझो कि उसकी लिसनिंग अटेंटिव थी या नहीं थी। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो लिसनिंग के लिए हम अलग उसको रेडियो सुनाओ, या फिर आप कुछ चीज़ें सुना रहे हो, उसकी लिसनिंग अच्छी बनानी है, स्पीकिंग अच्छी बनानी है, तो बच्चों से सहज वाचन करवाओ, उनसे स्पीच बुलवाओ, बहस करवाओ, आर्ग्यूमेंट वगैरह करवाओ, तो वो एक अलग हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता। हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। What is the place of understanding and accuracy in the listening of टू द न्यूज़? जब हम कोई न्यूज़ जैसे हम टीवी पे या फिर रेडियो तो आजकल कौन यूज़ करता है, लेकिन फिर भी कहीं हम न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, वो भी सटीकता के साथ, क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है या फिर उसका क्या स्थान है। तो महत्व ही पूछा इनडायरेक्टली बोले तो। Listening to the news regularly and understanding the same with accuracy is a very important exercise for developing listening skill। यानी रेगुलरली, यानी लगातार, हमेशा, मतलब रेगुलरली न्यूज़ को सुनना और उनको समझना, वो भी पूर्णतः सटीकता के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है हमारी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। दिस आल्सो इन्वॉल्व नोट टेकिंग एबिलिटी। इसमें हमारी नोट टेकिंग यानी नोट बनाने की जो क्षमता है वो भी इन्वॉल्व होती है। नोट टेकिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। द लर्नर शुड लिसन टू द ऑडियो मटेरियल अटेंटिवली। जो भी ऑडियो मटेरियल वो सुन रहा है बच्चा, लर्नर, शिक्षार्थी, उसको सबसे पहले तो अटेंटिवली यानी उसको बिल्कुल अच्छे से सुनना होगा। अटेंटिवली यानी ध्यानपूर्वक। शी और ही शुड नॉट टेक डाउन नोट्स वर्ड्स फॉरवर्ड। यानी ऐसा नहीं कि वो जो भी सुन रहा है मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही कॉपी करके लिख ले, वो नोट टेकिंग नहीं होता, वो तो पन्ने भरना हो गया ना। वैसे नोट्स बनते ही नहीं। नोट्स वो होते हैं जो कंसाइज होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो द नोट टेकर शुड राइट फ्रेजेस इन द प्लेस ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो हमको पूरी सेंटेंस लिखने के बजाय वाक्यांश का यानी फ्रेजेस का यूज़ करना होता है। इसके साथ ही और शी हैज़ टू यूज़ सिम्बल्स एंड एब्रिविएशंस। जैसे हमको लिखना है एड्स के बारे में, तो पूरी AIDS हम एड्स यानी उसकी पूरी फुल फॉर्म लिखने के बजाय हम सिर्फ AIDS लिख देंगे, या फिर हम बार बार चीज़ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन बार बार लिखने के बाद RX और ऐसे लिख देते हैं ना, RX और इसके ऊपर N लिख दिया, ये रिएक्शन का एक मतलब एब्रिविएशन बना लिया, यानी हम उसको समझ जाएंगे। और नोट्स हम ही पढ़ते हैं, इसलिए नोट्स बहुत कंसाइज होने चाहिए। और शी हैज़ टू पुट यूज सिंबल्स पढ़ लिया हमने। रिलेवेंस एंड द कवरिंग ऑफ द होल मटेरियल इज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। यानी ऐसा हो जो भी हम नोट्स बनाने वो हमारे जो भी हमारे नोट्स जो हम बना रहे हैं जिस भी चीज़ की, वो उस चीज़ से रिलेवेंट होने चाहिए। साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस यानी वो टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दो, इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखनी होती है। टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है कि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना होता, इसके साथ सिंबल और एब्रिविएशन का यूज़ करना होता है। और ये हम करते भी हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसका आप स्टार भी लगा सकते हो मे बी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन स्पीड राइटिंग हेल्प अस इन नोट टेकिंग नोट्स। यानी नोट्स बनाने में जो हमारी स्पीड राइटिंग मतलब लिखने की जो स्पीड है वो किस प्रकार हमको हेल्प करती है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। स्पीड राइटिंग आल्सो हेल्प्स टू गेट डाउन एज मच of the lecture as possible. Speed writing also helps to get down as much the lecture as possible. In other words, speed writing means using a personal made up version of shorthand. The idea is to find a way to write using as few letters as possible. देखो इस आंसर की जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी टफ कर दी है समझने के लिए। लेकिन हाँ, मैं इसको समझा सकती हूँ, लेकिन लिखने के लिए मैं इसको प्रेफर नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद इसको नहीं लिखने वाली, क्योंकि इतनी हार्ड लैंग्वेज सी बना दी है इन्होंने। इनकी सेंटेंस भी बिल्कुल
प्योर होते नहीं हैं। तो हम एक एक लाइन, इन्होंने ये कहा है कि स्पीड राइटिंग आज बहुत सारे चीज़ें कम कर देती है। अब कम कर देती है यथासंभव, मतलब एज मच ऑफ द लेक्चर, यानी यथासंभव व्याख्यान कम कर देती है। इसका मतलब क्या निकलता है, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो दूसरे शब्द में कहें कि स्पीड राइटिंग मीन्स यूजिंग ए पर्सन, एक व्यक्तित्व मेड अप वर्जन ऑफ शॉर्ट हैंड, यानी शॉर्ट हैंड का एक निर्मित संस्करण है। द आइडिया इज़ टू फाइंड, यानी इसका मतलब, इसका मेन पर्पस ये है कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात को लिखें, ठीक है। ये है यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्रिविएशन फॉर कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्रिविएशन यूज़ कर लो, कॉमन वर्ड एंड फ्रेजेस को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दिया ठीक है, वही फिर फ्रेज वर्ड वही चीज़ यूज़ कर ली, ठीक है। सिंस दीज आर वंस ओवर नोट्स, क्योंकि हर किसी के नोट्स अपने होते हैं, वन कैन इन्वेंट एंड स्टैंडर्डाइज एनी एब्रिविएशन वन वांट्स, कोई भी कैसे चेक कर सकता है, ठीक है। मैं अपने नोट्स में बार बार जैसे बार बार डेमोक्रेटिक वर्ड आ रहा है, डेमोक्रेसी, सो मैं उसके लिए हर बार डेमोक्रेसी इतना बड़ा यूज़ नहीं करूँगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ DEM लिख के और डॉट लगा दिया, मेरे लिए ये बन गया कि इसका मतलब डेमोक्रेसी है। या फिर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ रहा है तो मैंने CON लिख दिया और डॉट लिख दिया, तो मैं समझ जाऊँगी कि इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्पीड राइटिंग में ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, व्हेन नोट्स आर टेकन मोस्ट ऑफ द वोवल्स शुड बी लेफ्ट आउट एक्सेप्ट फॉर द वोवल्स दैट बिगन्स अ वर्ड। देखो ये मतलब इसकी हिंदी में कर सकती हूँ, बट ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं भी नहीं समझ पाई। जब हम नोट बना रहे हो, मोस्ट ऑफ द वोवल्स शुड बी लेफ्ट, सारे वोवल्स हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वोवल्स दैट बिगन्स विद ए, जो वोवल ए से स्टार्ट होते हैं, वोवल जो मतलब वोवल होते हैं AEIOU, इसमें से ए को ही छोड़ ए वाले हम वोवल्स लिखते हैं और बाकी वोवल्स हम छोड़ देते हैं। अब ऐसा कहा हुआ है, मुझे तो मतलब ऐसा मैंने शायद यूज़ नहीं किया कहीं पे, बट ठीक है, होता होगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What should we keep in mind while arguing on a topic? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी हमको क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए जब हम किसी से बहस कर रहे होते हैं। आर्ग्यू यानी बहस करना, तो आर्ग्यूमेंट यानी बहस करना। वाइल आर्ग्यूइंग ऑन अ टॉपिक वी नीड टू हैव कंक्रीट आर्ग्यूमेंट पॉइंट टू सपोर्ट आवर पॉइंट। हम अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स बिल्कुल होने चाहिए, यानी हमारे पास तर्क होना चाहिए, उसका फैक्ट होना चाहिए। अच्छा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते कि ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसका फैक्ट होना चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट से आई पर्सनली डोंट लाइक टू ट्रैवल सो गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है, इसलिए विदेश में पढ़ाई करने जाना एक टाइम की बर्बादी, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका पर्सनल व्यू है, हो सकता है किसी और के लिए ना हो। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आपके पास फैक्ट होना चाहिए, बात वो ये कहना चाह रहे हैं। वी नीड टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट विद वेल डिफाइंड पॉइंट, यानी हमारे पास हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए अच्छे अच्छे तर्क होने चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल आर्ग्यूमेंट कंबाइन 3 टाइप्स ऑफ अपील्स। अपील दलील होता है वैसे इसका मतलब, तो अपील मोस्ट सक्सेसफुल आर्ग्यूमेंट, उसमें ये 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। क्या है, वी मस्ट अपील टू द लिसनर्स रीजंस, गुड कैरेक्टर एंड इमोशंस। देखो, वी मस्ट अपील, हमें लिसनर यानी श्रोता के तर्क, गुड कैरेक्टर, उसके अच्छा चरित्र और इमोशंस को आकर्षित करना चाहिए। अगला है अपील, ठीक है, अपील यानी वही है। उसके बाद है वेल डिफाइंड पॉइंट्स मस्ट रिप्रेजेंटेड आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे जो तर्क होने चाहिए वेल डिफाइन होने चाहिए, मतलब हमारे तर्क होने चाहिए, हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो। मस्ट रिप्रेजेंट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे जो तर्क है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा दृष्टिकोण दर्शाते हों। ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक है और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। अगला है ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस लीड टू अ मोर बैलेंस आर्ग्यूमेंट। अगर हम अलग अलग अप्रोच यूज़ करते हैं तो और भी अच्छी बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट बनती है, ठीक है, यानी अलग अलग तर्क का यूज़ करके हमने और भी उसको अच्छा, हम जिस साइड में थे उसको और भी अच्छा बना दिया, ठीक है। अगला है एक्यूरेट स्टैटिक इंफॉर्मेशन, यानी सटीक सांख्यिकी सूचना। बिलीव्स, प्रूफ्स एंड एक्सपर्ट्स कमेंट्स आर बेसिस ऑफ अ वेल प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट।
एक वेल प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट के जो एक्यूरेट यानी सटीक सांख्यिकी जो सूचना होती है, बिलीवेबल प्रूफ जो होते हैं, वो क्या होता है, एक्सपर्ट के कमेंट्स वगैरह, ठीक है। सो रिमेंबर, ये भी इतनी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जरूरी नहीं कि इतनी हार्ड वाली लिखो, बट मैं बता रही हूँ। रिमेंबर दैट आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशंस एंड ओपिनियन एंड गिव्स रीजंस टू सपोर्ट योर ओपिनियन। आपको याद रखना है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो एज एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड गिव्स रीजंस टू सपोर्ट, और आप अपने ओपिनियन को, अपनी राय को सपोर्ट करने के फेवर में ही देना है आपको आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे यार। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल से बता रखा है कि टॉपिक ऑफ माई ब्रदर इज़ क्रेजी, मेरा भाई पागल है। अब इसके फोर में यानी मेरा भाई है, इसके लिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, और नहीं है इसके लिए आर्ग्यूमेंट दे रही, तो आप पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। और हाँ, आर्ग्यूमेंट वाला थोड़ा सा टॉपिक मुझे पहले इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट इसके भी ज़्यादा चांसेस नहीं बनते। और वैसे बीकानेर के एग्जामिनर मैं नहीं हूँ, तो मेरा कोई भी ऐसा हाथ नहीं है उनके साथ। सो आ जाए, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। एक्सप्लेन द रीजंस टू टेक नोट्स। वाओ, क्या क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा है बहुत ज़्यादा, कि एक्सप्लेन करो कि क्या रीज़न है हम नोट्स बनाते हैं। तो देयर आर मैनी रीजंस टू टेक नोट्स, सम ऑफ देम्स आर गिवन। एंड एड टू मेमोरी, सबसे पहले तो याद करने के लिए एक एड रहेगा हमारे पास। अगला है इट हेल्प्स टू फिक्स थिंग्स इन माइंड, बिल्कुल ठीक है, माइंड में चीज़ें फिक्स रहती है, स्थिर रहती हैं। इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देम, क्या रिफ्लेक्ट ही लिख रहा है ना, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैम, ये भी ठीक है, एक अवसर प्रदान करता है उन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। कीपिंग द अबव पॉइंट इन माइंड, द नोट शुड बी कंप्लीटेड सून आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद जल्दी से बना लिए जाएँ। देन गो ओवर द नोट्स, ऐड व्हाट इज़ नीडेड एंड देन ऑर्गेनाइज इट। फिर उसके बाद नोट्स को पढ़ना चाहिए वापस से, और फिर देखना चाहिए कि कौन किसकी ज़रूरत, किसकी और ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। देन गो ओवर द नोट्स, हाँ ये पढ़ लिया। केयरफुली टेकन नोट्स हैव द स्टूडेंट लेटर, अच्छे से नोट्स बनाए हैं अगर हमने, तो बाद में हमको हेल्प होती है। इवन आफ्टर वीक्स और मंथ्स, सप्ताहों या फिर महीनों पश्चात, केयरफुली टेकन नोट्स सर्व द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग टू फिक्स थिंग्स इन वंस माइंड। दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देम, बिल्कुल ठीक बात है। चाहे हम महीनों बाद, जैसे मेरे नोट्स है ना, मैंने आज सफाई चल रही थी हमारी, तो मेरे जो नोट्स थे 11th-12th के नोट्स था ना, बेसिकली 12th के थे वो। उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन और ईवर रिएक्शन, मतलब देख के इतना अच्छा लगा ना कि इतने अच्छे ऑर्गेनाइज नोट्स बना रखे, कभी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और इतने अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स मेरे, कि मतलब देख के ही बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ऑर्गेनाइज बनाएंगे तो वो, अब भी वो चीज़ें मैंने पढ़ी तो पूरी चीज़ें माइंड में आ गई। तो नोट्स ऐसे बनाओ कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद भी देखो तो एटलीस्ट आपकी वो चीज़ माइंड में सब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट एक्सप्रेशंस, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेन। आप एक्सप्रेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएट मतलब डिफ्रेंशिएट को हिंदी क्या बोलते हैं, मैं भूल गई यार, सॉरी, कमेंट में लिख देना अगर आपको होता है एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्रेशंस में बी क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। एक्सप्रेशन हम, मतलब उन्होंने कहा कि इनको 2 भागों में बांटो, मतलब 2 नहीं, इनको भागों में बांटो, विभाजित करना, हाँ डिफ्रेंशिएट यानी विभाजित करना। याद आ गया, देखो याद आ गया मुझे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन में बी क्लासीफाइड इनटू 2। एक्सप्रेशंस हैव ए लिमिटेड applicability and relevance. Secondly, expressions have immediate relevance, and so they are used frequently, like shopping, local geography, employment, and exchanging very basic, personal and family information. तो इसका जो पहला पॉइंट था, एक्सप्रेशंस जिनकी एप्लीकेबिलिटी यानी जिनकी यूज़फुल, क्या बोलते हैं, जिनकी उपयोगिता कम होती है और ठीक है रेलिवेंट होते हैं, लाइफ से रेलिवेंट होते हैं। और दूसरे वो जिन इमीडिएट, जो तात्कालीन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, एंड सो उनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो शॉपिंग में, लोकल ज्योग्राफी में, हमारे आसपास भौतिक वातावरण में, उसमें, ठीक है। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में, हमारे रोज़गार में, एंड एक्सचेंजिंग वेरी बेसिक पर्सनल एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन। हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली चेंज होती रहती है। तो वो वाले जो यूज़ करते, एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, वो वाले एक्सप्रेशंस यानी भावनाएं, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेशन कहते हैं ना, फेस के एक्सप्रेशंस, तो वो वाले एक्सप्रेशंस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो
एंड अगले जो क्वेश्चन ना ऐसा टाइप क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, और तो क्या ही है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।